पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है पुमंग की संरचना, और उस पुमंग की संरचना में मैंने आपको पढ़ाया है परागकोश। परागकोश परिपक्व हो जाता है, उसके बाद में परागकोश फट जाता है और इसे कहते हैं परागकोश स्फुटन। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? परिपक्व पराग कोश की कोशिकाओं के फटने को परागकोश स्फुटन कहते हैं। इस क्रिया में परागकोश की एंडोथीसियम अंतःस्थीसियम की ओष्ठ कोशिकाओं के फटने से परागकण बाहर निकल जाते हैं। अतः इस क्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा कि जब परागकोश पक जाता है तो पकने के बाद में वो फट जाता है और इसे कहते हैं परागकोश स्फुटन। और इस क्रिया में क्या है, जो एंडोथीसियम है, जो अंतःस्थीसियम की ओष्ठ कोशिकाएं हैं, वो नमी पा करके फट जाती हैं और उनसे क्या है, परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुई परिभाषा। इसके बाद में इसके परागकोश स्फुटन के प्रकार। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन। नंबर 2 है अनुदैर्घ्य स्फुटन। नंबर 4 है विदलन। और नंबर 3 विदलन। और नंबर 4 है कपाटीय या छिद्रमय। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे अनुप्रस्थ स्फुटन।
अनुप्रस्थ जैसे इसका नाम है, नंबर 1 है अनुप्रस्थ स्फुटन। जैसे मान लीजिए ये परागकोश है, तो इसमें इस तरह से स्फुटन होता है। इसमें परागकोश की कोशिकाओं में अनुप्रस्थ स्फुटन होता है, और इसका उदाहरण है तुलसी। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अनुप्रस्थ है। नंबर 2, अनुदैर्घ्य स्फुटन। इसमें जैसे मान लीजिए ये परागकोश है, तो लंबाई में, इसमें परागकोश में अनुदैर्घ्य रूप से स्फुटन होता है। नंबर 3 है कपाटीय विदलन, और इसका उदाहरण है धतूरा। इसमें परागकोश कपाट के रूप में स्फुटन हो जाता है, और इसका उदाहरण है मकोई। नंबर 4 है छिद्रमय। कपाटीय, और इसका उदाहरण है बारबेरी। और नंबर 4 है विदलन या छिद्रमय। इसमें परागकोश के शीर्ष भाग पर छिद्र हो जाते हैं, और इसका उदाहरण है मकोई। तो वापिस ठीक कर लीजिए इसको। पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन और तुलसी, दूसरा है अनुदैर्घ्य स्फुटन धतूरा, तीसरा है कपाटीय बारबेरी, उदाहरण इसका है बारबेरी, और चौथा है विदलन या छिद्रमय। इसमें ऊपर क्या है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और इस प्रकार से इसका क्या है, परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ आपका क्या, परागकोश स्फुटन। वापिस सुनिए, परिपक्व परागकोश के फटने को प्रस्फुटन कहते हैं। इसमें अंतस्थीशियम की, एंडोथीशियम की ओष्ठ कोशिका थोड़े पानी सोख लेती है, नमी सोख लेती है,
और वो फट जाती हैं और इस क्रिया को हम परागकोश स्फुटन कहते हैं। ये 4 प्रकार का है। पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन, नंबर 2 है अनुदैर्घ्य, नंबर 3 है कपाटीय और नंबर 4 है विदलन या छिद्र में। अनुप्रस्थ में अनुप्रस्थ रूप से परागकोश फट जाता है, उदाहरण है तुलसी। अनुदैर्घ्य में लंबाई में फटता है, उदाहरण है धतूरा। तीसरा है कपाट, इसमें छोटे छोटे कपाट हो जाते हैं, उदाहरण है बारबेरी। और चौथा है विदलन, विदलन का मतलब होता है और उसमें छोटे छोटे क्या है छिद्र हो जाते हैं और इसको क्या शीर्ष भाग में छिद्र कहते हैं मकोय। अब जब ये परागकोश फट गया तो परागकण क्या है बाहर निकल आते हैं, परागकण अंकुरित हो जाता है और परागकणों के अंकुरण की क्रिया को हम कहते हैं नर युग्मकोद भिद। नर युग्मकोद भिद। तो नर युग्मकोद भिद की परिभाषा क्या होगी? अंकुरित पराग कणों को, अंकुरित पराग कणों को नर युग्मकोद भिद, अंग्रेजी में कहते हैं मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यह क्रिया युग्मक जनन, यह क्रिया युग्मक जनन के द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का क्या होता है निर्माण होता है। और इसमें क्या है जो कोशिका है परागकण के उसमें केंद्रक होता है। ये मान लीजिए परागकण है, परागकण, और ये है केंद्रक। अब क्या होगा विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी। ये कहलाएगी कायिक कोशिका और यह है जनन कोशिका। फिर जनन कोशिका में विभाजन होता है और जनन कोशिका में विभाजन से ये कायिक कोशिका है और ये 2 नर युग्मक हैं। और इस प्रकार से ये संरचना इस प्रकार से बन जाती है। यह है कायिक कोशिका और ये हैं दोनों नर युग्मक और इसे कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। वहाँ पे सुनिए
अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यह क्रिया युग्मोद्गरण के द्वारा होती है। परागकण का जो केंद्र का विभाजित होता है 2 कोशिकाएं बनाता है। पहली है कायिक कोशिका, दूसरी है जनन कोशिका। कायिक कोशिका छोटी होती है, जनन कोशिका बड़ी होती है। अब इनमें कोई विभाजन नहीं होता कायिक कोशिका में, तो जनन कोशिका में फिर विभाजन होता है और 2 नर युग्मक बनते हैं। इस प्रकार से 3 कोशिकीय संरचना, एक कायिक कोशिका और दूसरी नर युग्मक, दोनों को मिला करके हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसमें हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको? ये चित्र आपने डायग्राम चित्र बना लिया होगा। इसके बाद में हम इसको लिखेंगे यह क्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। नंबर 1, परागकण के केंद्रक में प्रथम विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। नंबर 1 कायिक कोशिका और नंबर 2 जनन कोशिका। नंबर 2 जनन कोशिका में फिर विभाजन होता है। पुनः विभाजन होता है जिससे अगुणित N 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। नंबर 3, इस प्रकार से 3 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है जिसे हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पढ़ाया है नर युग्मकोद्भिद के बारे में। वापस सुनिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है परागकोश प्रस्फुटन। परिपक्व परागकोश के फटने की क्रिया को परागकोश प्रस्फुटन कहते हैं। इस क्रिया में एंडोथीसियम, अंतःस्थीसियम, जो सबके अंदर की कोशिका है ना, वो फटती है और उसकी ओष्ठ कोशिकाएं पानी को सोख करके फट जाती हैं और इसलिए इसे कहते हैं क्या? परागकोश प्रस्फुटन। 4 प्रकार का है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तुलसी, नंबर 2 अनुदैर्घ्य धतूरा, नंबर 3 कपाटीय, और कपाटी का उदाहरण मैंने बताया आपको बारबेरी, और 4 है छिद्रमय या विदलन, और उदाहरण उसका है आपको मकोय। फिर मैंने आपको पढ़ाया है कि पराग कण जब बाहर निकल जाते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित पराग कणों को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसमें युग्मक जनन की क्रिया होती है। पहला पराग कण का जो केंद्रक है 2 कोशिकाएं बनाएगा, पहली कायिक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। फिर जनन कोशिका में पुनर्विभाजन होगा, 2 अगुणित नर युग्मक बनेंगे, इससे 3 कोशिकाएं बन जाती है और 3 कोशिकीय संरचना को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं।
और इसका मैंने वो डायग्राम पहले बना दिया है और ये पुनः मैं एक बार फिर बना देता हूँ। ये आपका पहला और ये 2 नर युग्मक है, नर युग्मक 2, और ये है कायिक कोशिका। और इस प्रकार से ये बन गया आपके नर युग्मकोदभिद। और इस तरह से आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है और कल फिर वापस पढ़ेंगे अपन नर युग्मकोद्भिद की संरचना, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है और क्या इसकी संरचना है। थैंक्स यू, धन्यवाद।